हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, डी उपकोष में होता है या उपांत कोश में भरा जाता है, उसको हम डी खंड के तत्व कहते हैं। ठीक है, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये इतना होता है n-1 डी। 1 से 10 तक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, यानी मिनिमम 1 या मिनिमम 0 कर सकते हैं भी। ठीक है, और उसके बाद NS 0 से 2 तक, जहाँ जो है n जो है यानी nth जो s होगा उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो संक्रमण तत्व कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो डी उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है, जिसमें से Zn CD Hg में जो होते हैं वो डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है। ये जो है संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते हैं, अर्थात सभी डी जो तत्व हैं, डी खंड के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड श्रेणी यानी थर्ड डी श्रेणी में ये आते हैं SC TI V, क्रोमियम यानी Cr, Mn Fe, CO, Ni, Cu, Zn। ये थर्ड सीरीज के हैं, यानी 3D के श्रेणी के हैं। 4D के ये सब हो जाते हैं। ठीक है, फिर 5D के ये सीरीज हो जाते हैं, ये तत्व हो जाएंगे। 6D के ये हैं। ठीक है, जिसमें Ti जो है ये भविष्य का तत्व है। OS इसका जो होता है, क्या नाम है, सर्वाधिक घनत्व होता है। सर्वाधिक घनत्व का जो एलिमेंट है OS है। और AU जो है वो सिक्का धातु में कही जाती हैं। ठीक है, AU जो है यहाँ सिक्का धातु में है, इनका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और TI जो होता है ये शायद जो है ऊपर है, हाँ, TI-22 ये जो है भविष्य का तत्व है या भविष्य के तत्व के नाम से जाना भी जाता है। नेक्स्ट है डी खंड के तत्व के सामान्य गुणधर्म। ठीक है, पहला है ये सभी खंड धातु तत्व होते हैं। इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये इनमें चुंबकीय गुण धर्म होते हैं। फोर्थ है इनमें संकुल यौगिक निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है। ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। छठवां है ये उत्प्रेरक गुणधर्म रखते हैं। सातवां है ये मिश्र धातुओं का भी निर्माण करते हैं। आठवां है ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इसके गुणधर्म सामान्य हो गए। आगे चलते हैं 3D श्रेणी के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देख लेते हैं इनके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D 1 से 10 तक और 4S 1 से 2 तक। 21st जो एटम है हमारा स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये Ti यानी 22, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है। स्टार इसलिए है क्योंकि ये आधा जो है भरा रहता है। ठीक है, Mn जो है क्योंकि ये जो है अपवाद भी टाइप के हैं, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। आगे है ऐसे करके सारे के ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और जो 29 Cu यानी कॉपर है उसका जो है पूर्ण पूरित यानी पूर्ण भरा हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं
क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाओं के नियम के अपवाद हैं। इनमें डी उपकोष की ऊर्जा 4s उपकोष की ऊर्जा के लगभग समान हो जाती है, जिससे 4s का इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में चला जाता है, जिसके कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्धपूरित तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित हो जाता है। दोनों का जो है 3d और 4s का ऊर्जा समान हो जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से निकल करके 4d में चला जाता है, उसको अर्धपूरित कर देता है जो है कॉपर में, और क्रोमियम में वो ये ऊपर वाला क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर जो है पूर्ण पूरित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी वही चीज़ दिखाया गया है कि जो है यहाँ जो है कॉपर क्रोमियम में 3d5 एंड 4s1 ये होता है, और कॉपर में जो डी ब्लॉक होता है वो पूर्ण का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एमओ में भी यही चीज़ है, एमओ में 4d5 ये भी होता है, एजी में 4d10 हो जाता है, और पीडी में 4d10 5s0 हो जाता है, और पीटी में 5d9 और 6s1 होता है। तो आई थिंक ये भी ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु का आकार। ठीक है, जो भी लाक्षणिक गुणधर्म है इसके देखते हैं। ठीक है, सेकंड है पॉइंट परमाणु आकार। परमाणु आकार में क्या होता है, आकार से ही डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव। अगर आकार छोटा होता जाएगा तो जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता जाएगा, और अगर आकार बढ़ रहा है तो परीक्षण जो प्रभाव होता है वो बढ़ेगा। 3D श्रेणी के तत्वों के में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुवीय आकार में नियमित परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, इनका आकार प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलेंगे, अब इधर देखा जाए SC TiV और क्रोमियम, ये इसमें जो है जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा परीक्षण प्रभाव से। क्यों? क्योंकि आकार जो है माइनस हो रहा है यानी घट रहा है। यहाँ जो है Mn का जो है डी ब्लॉक जो है अर्धपूरित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, और यहाँ जो है इनका जेड इफेक्टिव लगभग जो परिरक्षण प्रभाव होता है 80 इसके जो है लगभग इक्वल हो जाता है। यहाँ जो है Cu से जब Zn की तरफ आते हैं तो जो है उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर सॉरी कहाँ गए, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर संक्रमण श्रेणियों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर 3D से 4D के में आकार बढ़ता है, जबकि 4D से 5D आया जाता है तो आकार जो है लगभग समान होता है। जैसे ZR जो है वो HF के जो है स्लाइटली इक्वली होता है। ठीक है, जैसे 3D है या 4D है यानी 5D है, तो यहाँ आकार तो है बढ़ता है नीचे जाने पे। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, लेकिन जैसे ZR से नीचे आते हैं तो ये जो आकार होता है लगभग समान हो जाता है। तो 4D से 5D जाने पर 14 जो 14 लेंथेनाइड सीरीज़ है यानी लेंथेनाइड वाले तत्व हैं, इनमें संकुचन होता है, जिसके कारण जो है 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है। आयनन ऊर्जा। ठीक है, थर्ड है आयनन ऊर्जा, इसका गुण डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। पहला पॉइंट है किसी उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वही आयनन ऊर्जा होती है। डी ब्लॉक के तत्वों का आकार लगभग समान होने के कारण इन्हीं
आयनन ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है Sc को यानी स्कैंडियम को छोड़कर सभी 3D श्रेणी के तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तथा इनकी द्वितीय आयनन ऊर्जा का महत्व अधिक होता है। ठीक है, क्रोमियम जो है ये भी सेकंड रखता है, मैग्नीज जो है वो थर्ड रखता है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, आगे देखेंगे। Cu सेकंड रखता है, इसकी ज़्यादा होती है, ये भी सेकंड ज़्यादा होती है। और जो है Zn की ये भी जो है इसकी थर्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। Cr एंड जो है कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा अर्धपूरी तथा पूर्ण पूरित विन्यास के कारण उच्च होती है। ठीक है, क्योंकि अगर अर्धपूरित है तब भी इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, पूर्ण पूरित है तब भी इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा जो है ज़्यादा होगी। Mn और जिंक की तीसरी जो है आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है क्योंकि अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। ठीक है, फोर्थ चलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है क्योंकि 4D तथा 4s की ऊर्जाओं का जो है लगभग समानता पाई जाती है। जैसे यहाँ ये है, ठीक है, ये हमारे तत्व हो गए, इनकी जो है ऑक्सीकरण संख्या एक यही है जिसकी ऑक्सीकरण पहली ऑक्सीकरण जो संख्या है वो +1 होती है। ठीक है, और जो Mn है, सॉरी ये Mn है, इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या +7 तक जाती है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ देखते हैं कि 3D श्रेणी में केवल Cu फर्स्ट ऑक्सीकरण यानी +1 ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था दर्शाता है। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है? Mn की, वो भी कितनी? 7। ठीक, +7 होती है। स्कैंडियम और जिंक को छोड़कर अन्य सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। स्कैंडियम ये हो गया, इसकी एक ही जो है ऑक्सीकरण संख्या होगी, बाकी तो 2-3 रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे O यानी ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही होती है। ये आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। निम्न ऑक्सीकरण में क्या करते हैं ये? आयनिक, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये सहसंयोजक बनाते हैं। ठीक है, इनके जो ऑक्सीकरण होते हैं ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्षारीय होते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं MnO, ठीक है, ये निम्न है तो ये अम्लीय बनाया, थोड़ा सा मीडियम में गए तो ये वायधर्मी में आता है, वायधर्मी ऑक्साइड, और जब ऑक्सीकरण अवस्था उच्च हो जाती है तो ये क्षारीय बना लेता है। नेक्स्ट है धातु कार्बोनिल के रूप में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 0 होती है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पांचवा जो धर्म है गुणधर्म, इसका चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की गतियां हैं। ठीक है, 2 प्रकार की, एक है कक्षीय गति, दूसरा है चक्रण गति। ठीक है, और 2 आघूर्ण हो जाते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। गति के कारण यह आघूर्ण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रण गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, μT = μL × μs प्लस μs। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डी उपकोष सतह पर होने के कारण इसकी कक्षीय
गति वातावरण के प्रभाव से सीमित हो जाती है, अतः कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण नगण्य हो जाता है। इसलिए कुल चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना जो है ये हो जाता है, स्पिन जो टार्क होता है उसी के इक्वल हो जाता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमको मिल गई तो हम आघूर्ण निकाल सकते हैं, वो भी स्पिन का। ठीक है, बी एम जो होता है बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। ठीक है, 1 BM जो होता है वो E/H 4πmc होता है। अगर NiSO4 क्वेश्चन है, इसमें निकिल का जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना हो तो Ni2+ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये होता है इस अवस्था में। ठीक है, तो इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी n=2 है। तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले फार्मूले में रख लेंगे तो आ जाएगा 2√2 Bm। ठीक है, 3D श्रेणी के तत्व 3 प्रकार के चुंबकीय गुण रखते हैं। पहला है अनुचुंबकीय, वे ठोस जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, यानी यहाँ जो है आकर्षित करते हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुचुंबकीय होता कैसे क्यों है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इस वजह से इनमें अनुचुंबकीय का गुण होता है। ठीक है, जैसे पहला है एग्जांपल में Cu और NiCl2 TiO और VO2 ये हो जाता है। सेकंड है प्रतिचुंबकीय, वे ठोस जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित कहते हैं, इन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं, जैसे Cu2 ZnO V2O5 और TiO2। इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसमें जो है प्रतिचुंबकीय होते हैं, इसलिए इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय यानी कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लौह चुंबकीय, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबलता से आकर्षित करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तब ये चुंबकीय जो है चुंबकीय अवस्था में रहती है। ठीक है, जैसे FeCO Ni और CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। अब संकुल यौगिक देखते हैं। धातु और लिगैंड्स के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने द्वारा बने संकुल यौगिक जो है कहलाते हैं। ठीक है, जो यौगिक बनते हैं उनको हम संकुल यौगिक कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है तथा इनके जो है आवेश घनत्व उच्च होता है और इनमें जो होते हैं रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, जैसे ये और ये संकुल अवस्था जो है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रंगीन यौगिकों का निर्माण, जो इनके यौगिक होते हैं वो रंगीन रंगहीन दोनों होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रंगीन बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनके रंग का जो मुख्य जो है डी संक्रमण होता है। ठीक है, डी संक्रमण यानी ऊर्जा जो है वही रंग को निर्धारित करती है। इस संक्रमण में एक इलेक्ट्रॉन डी उप ऊर्जा तल से डी उप ऊर्जा तल में संकरण करता है। ठीक है, D1 और 3 तक अगर यौगिक है, ठीक है,
इसमें इतना होते हैं, डी में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये रंगीन होते हैं। और D0 या D10 तक ये हों तो रंगहीन होते हैं। जैसे ये जो है, ये यहाँ D10 है तो ये भी रंगहीन होंगे, और D0 हो तब भी यहाँ रंगहीन होंगे। संकुल का जो रंग होता है वो संपूरक रंग होता है, ठीक है। यह रंग संकुल की ज्योमेट्री तथा डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ है KMnO4 और Cr2O7 में धातु के डी उपकोष में शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद है। फिर भी KMnO4 में बैगनी कलर, ठीक है, और जबकि K2Cr2O7 का रंग जो है नारंगी होता है, क्योंकि इनका जो रंग होता है वो इस इलेक्ट्रॉन जो है आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। नेक्स्ट है पॉइंट उत्प्रेरकीय गुणधर्म। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनमें उत्प्रेरकीय गुणधर्म होता है। डी ब्लॉक के तत्वों में डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये परिवर्तनशील अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए ये प्रेरक का काम करते हैं। जैसे इसमें तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 के निर्माण के संपर्क विधि में, ठीक है, V2O5 उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में अस्टॉल्ड विधि जो होती है उसमें PT यानी प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। अमोनिया के हैबर विधि जो होती है उसमें फेरस और मॉलिब्डेनम का यूज़ किया जाता है। तो स्गीलर नट्टा जो है उत्प्रेरक में, ठीक है, यहाँ क्या नाम है, टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पॉलीथीन बनाने के निर्माण में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र धातुओं का निर्माण। दो धातुओं का जो समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसमें दोनों धातुओं की जो परमाणुवीय त्रिज्या होती है 15% से अधिक अंतर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है डी खंड के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, अतः ये मिश्र धातुओं का निर्माण आसानी से करते हैं। मिश्र धातुओं में एक धातु के कुछ परमाणु दूसरे धातु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे यहाँ है पीतल, पीतल में Cu+Gn से बनता है, मिश्र धातु है ये। कांसा, कांसा जो बनता है कॉपर एंड टिन से। गन मेटल जो होता है कॉपर, टिन और जिंक से बनता है। जर्मन सिल्वर जो बनता है वो कॉपर, जिंक और निकल से बनता है, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल से बनता है। और कॉन्स्टेंटन जो होता है वो कॉपर और निकल को मिलाकर के बनता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो फेरस और क्रोमियम के मिलाकर से बनता है, ठीक है। 10 पॉइंट है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। जो डी खंड के तत्व होते हैं इनके जो क्रिस्टल बनते हैं इनमें रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान को अंतराकाश कहते हैं। इस अंतराकाश में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरान और हेलियम ये प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक भी कहते हैं। इन्हें अरस समीकरण मिति यौगिक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से धातु जो है कि तन्यता और आघात वर्धनीयता जो होती है वो कम हो जाती है। धातु का घनत्व और गलनांक उच्च हो जाता है। धातु की चालकता जो है वो अपरिवर्तित रहती है और धातु की जो है कठोरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्म। ये सभी धातु जो है ये इनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे, ठीक है। 3D में बाएं से दाएं चलने पर घनत्व बढ़ता है, अतः जिस स्कैंडियम का होता है सबसे कम घनत्व होता है।
तथा बाएं से दाएं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने पर इनकी धात्विक प्रकृति, सामर्थ्य, क्वथनांक, गलनांक तथा परमाणुकता, ऊष्मा पहले बढ़ती है फिर बाद में घटती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।